हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी वीडियो में बनाने जा रहा हूं और आज का वीडियो जो मैं लेकर आया हूं केमिस्ट्री के क्रैश कोर्स का है। और इस वीडियो में जो केमिस्ट्री में जो भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो आज का जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो है सॉल्यूशन बिलियन। और पहला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि 0.08 ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 mgCl2 बिलियन में हिमांक मोनोमर क्या है। तो देखिए, हिमांक में जो अवनमन है ना, एक तरह का अनुसंख्यक गुणधर्म है जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो देखिए, सांद्रता यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, इसे तुलना करने पर बराबर निकल रहा है। तो हमको ग्लूकोज और एक जो है mgCl2 इसकी जो है तुलना हमको करनी पड़ेगी और एक हमारे सामने है mgCl2। तो ग्लूकोज जो है आयन में नहीं टूटता है, यानी इसके पास केवल एक ही जो है आपके अणु इसके पास होंगे, केवल एक ही अणु होंगे। जबकि mgCl2 जो आयन में टूटेगा तो ये बनाएगा Mg+2+ और 2Cl- बनाएगा, यानी इसके पास जो अणुओं की संख्या होगी कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3 हो जाएगी, और इसके पास कितनी हो जाएगी, 1। तो इसके अणुओं की संख्या इसके सापेक्ष में क्या है, 3 गुनी है। इसलिए हिमांक में जो अमन जो होगा वो mgCl2 में आपका ग्लूकोज के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, लगभग क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है, इसमें से किसमें टिंडल प्रभाव पाया जाएगा। तो टिंडल प्रभाव जनरली कोलाइडल बिलियन में या सॉल में पाया जाता है। तो यहाँ पर सॉल दिया है या फिर कोलाइडल भी कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा, तो कोलाइडल भी आप लगा दीजिए, वो भी आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे हम लोग इसको अच्छी तरीके से। तो थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम क्या है, चीनी है। तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, यानी मोलरता आपको निकालना है। तो मोलरता अगर निकालना चाहते हैं, चाहे मोलरता आप निकालना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो टोटल 300 जो 34.2 ग्राम चीनी का घोल है, तो चीनी की जो मात्रा होगी, इसमें चीनी की मात्रा दी गई है, वो चीनी है आपका 34.2 ग्राम, यानी विलय का भार हो गया 34.2। विलायक का जो भार होगा, विलायक का भार जो निकलिएगा, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा आपका 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 200 ग्राम बच जाएगा, चीनी घटा दीजिएगा। तो पहले चीनी का मोल निकाल लीजिए, मोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो चीनी का मोल अगर निकाल रहे हैं आप, तो दिया गया भार बटा अनुभार, तो 34.2 ग्राम इसका दिया गया भार है और अनुभार कितना होगा, 342 चीनी का होता है, यानी अणुओं की संख्या हो जाएगी 1/10। तो अब अगर सांद्रता आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, सांद्रता, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं इसका मोललता, क्योंकि यहाँ पर आयतन तो दिया नहीं है। तो विलय का मोल तो 1/10, अब विलय का भार, विलय का भार हो जाएगा 1/200, आप गुणे कर दीजिएगा 1000, तो ये आपका हो जाएगा आपका ग्राम में। तो देखिए कट जाएगा 5 बार में, तो 5/10 आ जा रहा है, 5/10, यानी लगभग में ये जो है 5 दूनी के 10, 1/2 आएगा, यानी 0.5 के करीब में आ रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि 0.5 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, वो क्वेश्चन है आपका परासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो परासरण दाब अगर व्यक्त करना चाहते हैं तो परासरण दाब का फॉर्मूला होता है P = CRT। CRT ये फॉर्मूला जहां भी रहेगा तब परासरण दाब का आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर C क्या है, सांद्रता है, R जो है रियल गैस कांस्टेंट है, और T क्या है, ताप है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, P = CRT हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो है अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण की प्रक्रिया में निकल जाते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली से परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के अणु निकलेंगे, परासरण की प्रक्रिया में और कोई भी अणु पास नहीं करता, उसमें विलायक अणु, जटिल आयन या सरल आयन कोई भी पास नहीं कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसके बाद आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि आदर्श विलयन का इसमें कौन सा गुण है। तो आदर्श जो विलयन होता है वो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाकी कोई ऑप्शन इसमें होने के चांसेस नहीं है। इसके बाद 7 नंबर जो क्वेश्चन है, उस 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? तो देखिए, पहाड़ पर जाइएगा तो हाइट बढ़ेगा, और जब हाइट जब इंक्रीज करेगा ना, तो वहां पर वायुमंडलीय जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो वायुमंडलीय जो दाब है, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब अगर कम हो जाएगी, वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो है आपका क्या होगा? प्रसारण आपका क्वथनांक आपका घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दाब कम है, आसानी से सब चीजों को उबाल सकते हो। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। दाब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो आपका क्वथनांक बीपी क्या हो जाएगा? आपका घट जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन जो 8 है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो 8 में क्या कहा जा रहा है? तो 8 में कारण में से बिलियन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? इसका मतलब कौन सा गुण जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आपके 2020-2021 दोनों के परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्रासरण दाब होता है केवल, ठीक है। 4 तरह के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एक वास्तव में सापेक्षिक अवनमन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में अवनमन होता है, चौथा जो होता है आपका परासरण दाब होता है। तो इसमें से केवल ऑप्शन हो जाएगा परासरण दाब, बाकी 3 ऑप्शन को इसमें से कोई नहीं होगा। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका? 7 होता है। अगर शुद्ध वाटर है तो उसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। इसमें कह रहा है इसमें तो कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? हिमांक बिंदु न्यूनतम है किस घोल का पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप सांद्रता देखिए, सांद्रता इसमें किसमें कम है? तो इसमें 0.01 है, इसमें 0.05 है, 0.005 है, 0.005। इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता तीनों क्या है? लगभग बराबर है। अणुओं की संख्या देखिएगा तो इसमें जो MgSO4 यानी कि इसमें 2 आयन इसके, इसमें 3 आयन इसमें बनने वाले हैं, और 3 आयन इसमें भी बनने वाले हैं। इसमें आयनों की संख्या क्या है? कम है। इसमें भी आपके 2 आयन बन जाएंगे तोड़िएगा तो इसमें जो है NaCl जो आपका है, इसमें क्या है? आयनों की संख्या कम है, इसलिए इसका हिमांक बिंदु क्या होगा? आपका सबसे न्यूनतम हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा क्षारीय नेचर का होता है, 7.4 के लगभग में होता है। 12 नंबर क्वेश्चन जो 2018 में पूछा हुआ, इसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 0.0 m मतलब मोलरता, बेरियम नाइट्राइड एनो घोल का वांठक गुणांक 2.74 है। तो विघटन स्तर कितना है? विघटन स्तर कितना है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर लगभग 87% के आसपास इसका आंसर जो है आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। एक जलीय घोल का जो हिमांक है वह -0.186 डिग्री है, और इसका केएफ का मान जो है 1.86 है, और केबी का मान 0.512 है। तो जलीय घोल का उन्नयन क्या होगा? जलीय घोल का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? तो फॉर्मूला जो इसका होता है क्वथनांक उन्नयन का, वो डेल्टा केबी होता है, और फॉर्मूला डेल्टा टीबी होता है, और इसका जो सूत्र होता है केबी होगा इसमें, और इंटू मोललता। केबी इंटू क्या हो जाता है? मोललता हो जाता है। तो केबी इंटू मोललता से अगर आप फॉर्मूला बनाइएगा तो केबी का मान जो यहाँ पर दे दिया है वो है आपका 0.512 हो जाएगा, और मोललता होता है विलय का मोल बटा विलय का भार केजी में। तो केफ भी दिया है और केबी भी दिया है, ठीक है। तो पहले आप मैं केफ ले लेता हूँ, पहले एफ वाला देख लेता हूँ। तो केफ का जो मान है, मैं थोड़ा फिर से करता हूँ इसको। देखिए, इसमें हुआ क्या है, हिमांक दे दिया है, जलीय घोल का हिमांक दे दिया, यानी डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट वाला दे दिया है। तो ये होता है KF इंटू क्या हो जाएगा? मोललता हो जाएगा। तो KF का जो मान है वो है 1.86, और मोललता का जो मान है यहाँ पर नहीं मालूम है, तो मोललता यहाँ से आप निकाल लीजिए। इसका वैल्यू दे दिया -0.186 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से m निकाल लेना है, और m निकाल के फिर जो है आपको डेल्टा TB निकाल देना है, यानी उसका फॉर्मूला में जो आएगा वो आएगा KB इंटू जो है आपका मोललता का मान यहाँ रख दीजिएगा। तो वैल्यू जो लगभग आएगा वो 0. कितना आता है? 0.512 के लगभग में आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से बनाइएगा तो आ जाएगा ये चीज़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। कहा जा रहा है 14 में, अगर n घुल्ले पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक मोलों की संख्या है तो घुल्ले का मौन प्रभाज क्या है?
घुले मतलब विलय होता है। तो जिसका भी मोल अगर प्रभाज निकालना हो उसका मोल ऊपर कर दीजिएगा, उसका मोल ऊपर कर देना है और टोटल मोल क्या कर देना है नीचे, Na प्लस NB टोटल मोल क्या कर देना है नीचे कर देना है। तो घुले का पूछा, तो घुले का जो मोल की संख्या है वो N है और घुले के मोल की संख्या फिर हो जाएगा Na प्लस कैपिटल N। तो इस फॉर्मूला में जहाँ भी अगर दिखेगा वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर आपका यही होगा। तो N/N प्लस NB नंबर, विलय का मोल बेटा बिलियन का मोल हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें कह रहा है कि H3PO4 यानी कि फास्फोरिक अम्ल है कि 1 एम्बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी। 1 एम मतलब हो गया मोलरता, यानी इसका मोलरता दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है नॉर्मलता निकालना है। क्या निकालना है नॉर्मलता आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला जो होता है नॉर्मलिटी जो होता है ना वो मोलारिटी इनटू क्या होता है आपका बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी, जो बेसिसिटी आएगी उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 मोल एम तो दिया ही है और बेसिसिटी कितना होगा, स्थिर से 4 तोड़िएगा तो ये जो है इसमें आपको OH की संख्या 3 होती है, इसमें OH की संख्या कितनी होती है 3, तो 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3n हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मेरा 3 को इसमें OH मिलेगा, स्ट्रक्चर में होता है इसलिए 3 गुना इसका बढ़ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आपसे सामने कि विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा है। तभी मैंने ऊपर देखा था, घनत्व तो बिल्कुल नहीं होगा, क्वथनांक में उन्नयन ये हो सकता है, द्रव्यमान ताप आपका नहीं होता है। समुद्र जल का परिसरण दाब लगभग कितना होता है, समुद्र जल का परिसरण दाब लगभग 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 ATM के लगभग में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि CaNO2NO3 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम नाइट्रेट का वांटप गुणांक कितना है। जितना आयन उतना वांटप गुणांक। तो कैल्शियम जो है आप नाइट्रेट को अगर आप ब्रोक कीजिएगा आयन में तोड़ दीजिएगा तो आयन में टूटने के बाद कितना हो जाएगा, Ca पर 2 को प्लस आ जाएगा और प्लस NO3 पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, NO3 पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, NO3 पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो कितने आयन हुए, प्लस में 2 और 1 माइनस में, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गुणांक 3 के लगभग में इसका गुणांक हो जाएगा। चलिए 3 हो जाएगा 18 नंबर का। 19, 20, 21 देखना है। 19 में है ग्लूकोज के जलीय विलयन की शक्ति 10% है। ठीक है, इसके 1 ग्राम मोल आयतन में घुले हुए हैं, 1 मोल आयतन में घुले हुए हैं, कितना लीटर इसमें जो है घुला हुआ है। तो 10% का मतलब हुआ कि 100 ml में 10 ग्राम या 100 ml में कितना हो गया 10 ml आपका घुला हुआ है। 100 ml में कितना घुला हुआ है 10 ml आपका जो है घुला हुआ है। कौन घुला हुआ है 10 ml, तो आपका ग्लूकोज घुला हुआ है। तो 1 ग्राम प्रति मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं, यानी 1 ग्राम प्रति मोल कितने आयतन में घुले हुए हैं। तो इस आयतन को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का जो आपका जो मास होता है 180 ग्राम होता है। इसका जो आणविक भार होगा ग्लूकोज का कितना होगा 180 भार। तो 10% है उसका, तो 180 का 10% निकाल दीजिए। 10% 10 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ग्लूकोज का आणविक भार 180 होता है। 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से कट गया। ठीक है, तो 18 ग्राम के करीब में जो है आपका आ रहा है। 10% कितना आ रहा है 18, तो 1 ग्राम प्रति मोल में निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपका आएगा लगभग कितना आएगा 1.8 लीटर आपका लगभग में आ जाएगा। 10 से क्या 10 और भाग लगा देना होगा। तो ये आपका हो गया। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो नहीं की बात कह रहा था, हिमांक मनोमन तो है ही, क्वथनांक गुणन है ही, वास्तव सभी नहीं, प्रकाशिक तीव्रता नहीं है, ये आपकी हिमांक अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 4 होता ही है, ये नहीं होगा उसमें से। किसी घोल का प्राचरण था आपका संबंध, अभी मैंने पढ़ा था प्राचरण को पाई से भी लिखते हैं। तो पाई इक्वल टू था CRT था, पाई इक्वल टू क्या था CRT हो सकता है CRT, लेकिन यहाँ पर C तो दिया नहीं है ना, लेकिन CRT R रियल गैस कांस्टेंट है। तो इसी को देखिए, ये जो D नंबर ऑप्शन है इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। D में क्या किया C को इधर कर दिया, तो पाई बाई C हो जाएगा, I इक्वल टू RT आपका इधर बच जाएगा। तो R की जगह यहाँ पर S है। ठीक है, तो वही ST हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर हो जाएगा आपका D। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाव व्यक्त किया जाता है, तो वही विलय का मूल प्रभाव निकालना तो क्या हो जाएगा 1 सॉल्यूट
इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन हो जाएगा, जो मैंने पढ़ा था ऊपर, तो यही हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कहाँ तक, 20 तक हो गया। अब 20 के बाद हम जो है 22 तक हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जो 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 24 में आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है, तो आपेक्षिक वाष्प दाब का जो अवनमन होगा वो आपका होता है ये पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। ये विलायक का वाष्प दाब होता है, माइनस विलयन का वाष्प दाब होता है, भाई विलायक का वाष्प दाब होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, तो कौन सा राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम आपसे पूछ रहा है। तो राउल्ट का नियम कहता है कि पी इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स। अब जहाँ यहाँ पर जो भी लगाना, पी ए लगाना हो, एक से हो जाएगा, जो भी लगाना होगा तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और उनका नियम हेनरी संबंधित भी था, तो हेनरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हेनरी का नियम था पी इक्वल टू के एच एक्स, के एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये हेनरी के नियम से ये सही है, लेकिन राउल्ट के नियम से ऊपर वाला भी सही आप मान सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी ही आप लगाइएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। 26 नंबर, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, ताप से प्रभावित नहीं होता। देखिए ताप जिसमें बट्टा में आयतन होगा वही ताप से प्रभावित होगा, जैसे बट्टा में द्रव्यमान होगा वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो नॉर्मलता के बट्टा में आयतन होता है तो ताप से प्रभावित ये होगा। फॉर्मलता भी होगा, मोलरता भी होगा, लेकिन मोलरता जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है, ध्यान रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल का क्वथनांक अधिकतम होगा। किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, जिसमें आयनों की संख्या अधिक होगी उसी का क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, देखिए तो आयन की संख्या सबसे अधिक यहाँ पर सोडियम सल्फेट में है, क्योंकि ये जब टूटेगा तो Na प्लस और SO4 क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका जो है किसका अधिक होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें जो है जिसका आयन सबसे अधिक होगा। यहाँ पे Na2SO4 में आयन कितना हो जा रहा है, 2 1 3 आयन यहाँ बन रहा है, यहाँ पर 2 आयन बनेगा, यहाँ पर भी 2 आयन बनेगा, यहाँ पर 2 आयन, यहाँ पर आयनों की संख्या सबसे अधिक, इसलिए इसका क्वथनांक क्या होगा, सबसे अधिक होगा। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो उस घोल की सांद्रता कितनी होगी, तो उस घोल की सांद्रता होगा 0.033 m हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, HCl और H2O की स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण वैसा मिश्रण जो एक ही ताप पर ये उबलता है, उसको हम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जानते हैं। तो ये लगभग 20.2% HCl की मात्रा इसमें पाई जाती है, ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, परासरण दाब बढ़ता है जब, परासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ेगा। ताप बढ़ाइएगा तो परासरण दाब बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला इसका ही होता है पाई इक्वल टू CRT, टी पर डिपेंड करता है। तो अगर ताप बढ़ाइएगा तो परासरण दाब भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। 31 नंबर है, एक घोलक के 1 kg में उपस्थित घुलने की मोलों की संख्या को, घोलक मतलब विलायक के 1 kg में उपस्थित घुलने की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलालता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलालता बोल सकते हैं आप। लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, वैसा घोल जो किसी एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उससे हम लोग एजोट्रॉपिक मिक्सचर, या उसको हम लोग जो है एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहिए उसको, या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 32 क्वेश्चन कराया, 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, तो इसको बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आने की संभावना है। मेरे वीडियो को देखते रहिए, सारा चैप्टर का आपको जो है इस प्रकार का PDF मिलेगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।